दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, जीटीबी अस्पताल शूट आउट कांड का मुख्य आरोपी फहीम गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ से आरोपी को किया गिरफ्तार। जगतपुरी पुलिस ने शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी की 2 गाड़ियां बरामद। आरोपी पहले भी 10 वारदातों में रहा है शामिल। गाजीपुर मुर्गा मंडी के पास एक वकील को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। युवक की मौके पर हुई मौत। शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। दूसरे चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच कड़ी टक्कर। विवेकानंद कॉलेज में जॉइंट सेक्रेटरी पद पर एबीवीपी की जीत पक्की। उम्मीदवारों ने छात्रों से की अधिक वोट करने की अपील। सीनियर सिटीजन डे के उपलक्ष्य में निःशुल्क आई चेक कैंप का आयोजन। 29 सितंबर को श्री आई सेंटर में लगाया जाएगा कैंप में सीनियर सिटीजन के लिए ओपीडी और कंसल्टेंट फीस होगी फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली की कुछ अहम खबरों के साथ। जीटीबी अस्पताल में बीते 14 जुलाई को हुए शूट आउट कांड का मुख्य आरोपी फहीम उर्फ बादशाह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फहीम की गिरफ्तारी मेरठ से हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फहीम की गिरफ्तारी कर इस शूट आउट कांड से पर्दा उठा दिया। फहीम की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। बता दें कि बीते 14 जुलाई को शाम 4 बजे के आसपास दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के वार्ड नंबर 24 में रियाजुद्दीन नाम के एक मरीज की हत्या कर दी गई थी। डीसीपी क्राइम ब्रांच संजय सेन ने बताया कि 14 जुलाई को जीटीबी अस्पताल में अपराधियों ने रियाजुद्दीन के सीने में 5 गोलियां मार दी थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन इस हत्याकांड में एक नाबालिग भी शामिल था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से फैजान और सैफ ने खुलासा किया था कि रियाजुद्दीन को नहीं बल्कि दूसरे गैंग के अपराधी वसीम को वो लोग मारने गए थे। गलती से रियाजुद्दीन को वसीम समझकर मार दिया गया। यह हत्याकांड फहीम उर्फ बादशाह के इशारे पर किया गया था, लेकिन गैंगस्टर हाशिम बाबा के राइट हैंड समीर बाबा के कहने पर हत्या का प्लान बनाने वाला बादशाह लगातार पुलिस से बच रहा था। क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज ने उसे पकड़ने के लिए दिल्ली, पंजाब और यूपी में कई जगह रेड की। आखिर में टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और मुखबिर की मदद से आरोपी को मेरठ हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। शादरा डिस्ट्रिक्ट की जगतपुरी थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान लक्ष्मीनगर निवासी सिमोल मंडल के रूप में की गई है। साथ ही आरोपी के पास से 2 चोरी की गाड़ियां भी बरामद की गई। आपको बता दें कि जगतपुरी थाने में एक शिकायतकर्ता ने अपनी होंडा एक्टिवा के चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके तहत घटना की जांच के लिए एसआई विनय के साथ परवीन, तेजपाल और धर्मेंद्र की एक टीम का गठन किया गया। जांच के दौरान टीम ने 31 से अधिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और गुप्त सूचना के आधार पर जगतपुरी के रशीद मार्केट में छापेमारी करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और दोनों चोरी किए गए वाहन उनकी निशानदेही पर बरामद कर लिए गए हैं। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में बुधवार देर रात गाजीपुर मुर्गा मंडी के पास मिथिलेश नाम के वकील को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टक्कर मारकर कुचल दिया। आपको बता दें कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वकील की मौके पर ही मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक मिथिलेश बाइक से अपने कड़कड़ुमा कोर्ट से मयूर विहार फेज 3 अपने घर जा रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। फिलहाल गाजीपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने आरोप लगाया है कि एमसीडी के डंपर ने मिथिलेश को कुचला है, मगर पुलिस ने इस बात पर अभी कोई भी पुष्टि नहीं की है। रात को मिथिलेश चौबे जी जो वकील हैं पेशे से आ रहे थे कोर्ट से, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। उस समय हम नहीं थे, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सूचना मिला तो हम लोग आए। ये उनके रूम में रहते हैं साथ में। इनको भी उनके दोस्त आए, ले उठा के ले गए, तो पता चला कि कोई एमसीडी का डंपर था, वही उनको हिट करके और ऊपर चक्का चढ़ा के निकल गया है और स्पॉट उनको डेथ हुई है मौके पे। मिथिलेश जी कक्का-नुमा कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, पेशे से वकील है, और कोर्ट करके और उनका डेली अपना स्टाफ जो है मीटिंग करते हैं, लोग अगले केस पे स्टडी करते थे, कल क्या करना है।
तो लेट होता है। उनका डेली का रूटीन था 10 बजे 11 बजे आना कोर्ट से। जय भैया के पास मैंने फ़ोन किया 10 बजे करीब में, तो भैया फ़ोन उठाए और बोले कि ऐसा है कि मैं अभी आ रहा हूँ, थाने पे हूँ, और बोले कि खाना बना के रखो, मैं आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर 11 बजे फ़ोन मिला है, तो उसके बाद उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था। कई बार फ़ोन ट्राई मारा लेकिन एक भी बार फ़ोन नहीं उठा। उसके बाद जब फिर आए तो उनके दोस्त आए 12:30 बजे करीब में, और हमको उठा के बोल रहे हैं तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, और मुर्गा मंडी के और थाने के गाजीपुर जो थाना है वहीं पे एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं गया तो वहाँ पे लाश पड़ी थी भैया का। कोई डंफल वाला, वहाँ के लोग बता रहे थे कि कोई डंफल वाला मार के किसी गली में घुस गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव शुक्रवार को होने जा रहे हैं। इस बार चुनाव में एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों के बीच कड़ी टक्कर है। इस बार विवेकानंद कॉलेज में एबीवीपी ने प्रेसिडेंट के लिए सृष्टि आर्यन, सेक्रेटरी के लिए शगुन, वाइस प्रेसिडेंट के लिए वैशाली, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए श्रुति, ट्रेजरर के लिए तमन्ना, सेंट्रल काउंसिल के लिए राधिका और समृद्धि उम्मीदवार है। वहीं एनएसयूआई की तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए अमिता डे, सेंट्रल काउंसलर पद के लिए ऋतु रानी, ट्रेजरर के लिए काशी गोस्वामी उम्मीदवार है। आपको बता दें, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर एबीवीपी की श्रुति पहले ही निर्विरोध जीत चुकी हैं। वहीं श्यामलाल कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर टोटल 15 उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एनएसयूआई से अमन राठी, एबीवीपी से निखिल यादव और निर्दलीय अभिषेक बालियान 3 उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर शिवांशु सिंह एनएसयूआई से, कृष्ण कुमार एबीवीपी से उम्मीदवार है। वहीं सेक्रेटरी पोस्ट पर नुपुर यादव एनएसयूआई और अमन तिवारी एबीवीपी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी पर हसीन मलिक एनएसयूआई और श्रेया श्री एबीवीपी से उम्मीदवार हैं। ट्रेजरर सीट एनएसयूआई से आयुषी वत्स और एबीवीपी से हर्षिता नागर चुनाव लड़ रही है। उम्मीदवारों की बात करें तो उन्होंने कहा कि कल के चुनाव को लेकर घबराहट है और खुशी दोनों है। साथ ही उन्होंने छात्रों से अपील की है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट करें और सही उम्मीदवार को चुनें। हम ये है कि अभी देखो कैंपेनिंग तो नहीं है, तो हम बच्चों को कॉल करेंगे। अगर से नॉर्मल बाहर अगर सिंगल बच्चों से बात कर रहे हैं, क्योंकि अंदर तो कैंपेनिंग अलाउड नहीं, बाहर भी नॉर्मली बात कर रहे हैं, बच्चों से बता रहे हैं उनको, और बाकी ऑनलाइन वगैरह कॉल वगैरह कर रहे हैं। कल के लिए देखो हमको तो पूरे दिन अंदर ही रहना है, बाकी जो हमारे सब सपोर्टर है वो संभालेंगे सब। आज हम कॉल पे ही सबसे बात करेंगे और उनसे पर्सनली मिलकर सबसे। कल हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो हमारे सपोर्टर्स हैं वो सब संभालेंगे और हम अंदर। मैंने वाइस प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई किया है। मुझे उम्मीद नज़र आ रही है कि 60 एंड 65% है जीतने के चांस। जी उम्मीदें तो हैं, पर अभी कुछ कह नहीं सकते। मेहनत तो हम पूरी कर रहे हैं और हमने जितने भी कॉलेज के बच्चे सबसे इंटरेक्ट करा, इंडिविजुअल और सीआर वगैरह सबसे। जी टक्कर का तो मुझे नहीं पता, पर मेरी अपोनेंट आयुषी वर्मा है। जी आज का दिन तो मतलब कैंपेनिंग हमारी बंद हो गई है, तो हम वो ये कॉल्स करेंगे बच्चों के पास और मैसेजेस वगैरह भेजेंगे कि कल आए, वोटिंग बहुत ज़रूरी है, आप एटलीस्ट वोट करने ज़रूर आए। बस बात कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं लोग हमें वोट डालें, और बोल रहे हैं सबसे कि हमें वोट दें, इस बार हमें चांस दें, ताकि इस बार एनएसयूआई आए और काम करें। जो रिज़ल्ट होएगा अच्छा ही होएगा। बाकी हमारी टीम ने बहुत कोशिश करी है और हम चाहते हैं एक बार चांस एनएसयूआई को भी मिलना चाहिए। मैम हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं, मैम व्हाट्सएप के द्वारा भी कर रहे हैं कि बच्चों को बता भी रहे हैं, और यहाँ तक कि आते भी और बताते भी, रोज़ बताते हैं अपने बारे में, पर्सनली भी बताते हैं और बोलते भी है। तो वो कहते हैं कि हाँ हम आपको वोट देंगे। हम मॉर्निंग में आते हैं, मैं मॉर्निंग में सुबह 6:30 बजे आ जाती हूँ। एंड स्पोर्ट्स में जितनी भी मेरी टीम है, मैं जितनी भी सोसाइटी मैंने ज्वाइन की हुई है, उन सबको पता है कि इसको ही वोट देनी है। मुद्दे एक तो हम आउटसाइडर की एंट्री रोकते हैं। आउटसाइडर का कॉलेज के अंदर कोई काम नहीं होता, हम आउटसाइडर की एंट्री रोकते हैं। सब प्रशासन अपोजिशन का साथ देके आउटसाइडर की एंट्री करवाता है। पिछले कुछ सालों में एनएसयूआई के द्वारा वो छवि पूरी बदल दी गई है। जो लोग दूसरे कॉलेजेस में हैं वो अभी जानते नहीं, जो हमारे कॉलेज में अब नए ऐड हुए हैं उनसे पूछिए आप। जो फर्स्ट ईयर आया है, हमारे पिछले सेकंड ईयर है, जो सीयूटी के द्वारा बच्चे ऐड हुए हैं। हमारे कॉलेज की पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, पढ़ाई लिखाई सारी अच्छी। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के श्री आई सेंटर में सीनियर सिटीजन डे के उपलक्ष्य में 29 सितंबर से निःशुल्क आई चेकअप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में सीनियर सिटीजन का निःशुल्क आई चेकअप होगा। साथ ही सीसीएन से बात करते हुए आई सर्जन डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि
सीनियर सिटीजन डे के मौके पर सीनियर सिटीजन्स के लिए रोजाना अस्पताल में ओपीडी और कंसल्टेंस फीस फ्री रहेगी। डॉक्टर ने आगे बताया कि हम इसी प्रकार के निःशुल्क आई चेकअप कैंप का आयोजन समय समय पर करते रहते हैं। मन में एक इच्छा है कि क्योंकि हम देखते हैं कि बुजुर्ग जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, ये हमारे लिए एक देश के लिए धरोहर हो जाते हैं और समय के साथ इनके लिए या तो पेंशन पे रह रहे होते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं जिनके एक तरह से इनकम सोर्स ख़त्म होती जाती है। तो अभी हमें आप जानते होंगे कि 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है। तो जब ये मेरे को पता लगा कि एक स्पेशल डे हुआ है तो एक मन में एक भावना आई कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि इस उम्र के लोगों को कम से कम आँखों के लिए परेशान ना होना पड़े, क्योंकि हम देखते हैं बहुत बुजुर्ग होते हैं, कभी कभी उनको आने जाने में समस्या होती है, कई तरह की समस्या होती है। तो हमने एक छोटी पहल शुरू करी है जिसमें श्रेय आई सेंटर में 60 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए फ्री आई चेकअप और कंसल्टेशन रेगुलरली उपलब्ध रहेगी, जिसमें जनरल ओपीडी में आएंगे और उनके लिए जो बेसिक जांच होती है और जो कंसल्टेशन होती है आँखों से संबंधित, वो पूरी तरह फ्री की जाएगी। और इस शुरुआत का हम लॉन्च कर रहे हैं 29 अक्टूबर को। एक्चुअली 1 अक्टूबर को क्योंकि इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन्स मनाया जाता है, इसी उपलक्ष्य पे हमने एक छोटी सी पहल की है और हम उम्मीद करते हैं इस पहल से बहुत सारे उन लोगों को फ़ायदा होगा जो बुजुर्ग आज अकेले रह रहे हैं, जिनके पास इनकम के सोर्स नहीं है या केवल पेंशन पी रहे हैं। ऐसे लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी हैंडीकैप रूप में होता है या मेंटली या फिजिकली चैलेंज होता है, उसके लिए हम एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमेशा एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करते हैं। और जी हाँ, हमारे यहाँ जो आँखों की जांच और कंसल्टेशन के बाद यदि कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और देखिए हर कोई तो डिज़र्व नहीं करता, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो नॉर्मल चार्जेस हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो डिज़र्व करते हैं, जैसे अगेन सीनियर सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए हमने एक तरह से डिस्काउंट ऑफर भी रखा हुआ है। गीता कॉलोनी के 18 ब्लॉक की सड़क पिछले कई महीनों से टूटी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ आने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बता दें, पास ही में यहाँ सनातन धर्म मंदिर भी है, जहाँ हर रोज़ सैकड़ों लोग आते हैं और उन्हें यहाँ तक आने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसी को लेकर हमने स्थानीय निवासियों से बात की। उन्होंने बताया कि इस सड़क को जर्जर हुए काफ़ी महीने हो गए हैं। लोगों ने ये भी बताया कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके शिकायत पर पूरी तरह कार्रवाई नहीं की जा रही। बता दें, सड़क पर रोड़ी मलबा डाल दिया जाता है, लेकिन सड़क नहीं बनाई जाती, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी और बढ़ गई है। मुझे तो लगता है रोड बिल्कुल ठीक थी, बट बारिश के चक्कर में पानी जाम हो रहा था यहाँ पे, तो आई थिंक उसके लिए ही डाला गया था और फिर उसके बाद आई थिंक तोड़ दिया गया इसको। फिर अब कुछ प्रोग्रेस है ही नहीं इसमें। डिपार्टमेंट ने करा है या फिर लोगों ने आसपास से खुद ही ये सब चीजें? नहीं, आई थिंक डिपार्टमेंट नहीं किया है, लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है इसमें, क्योंकि पहले पानी जम रहा था, बारिश आ रही थी तो सीवर मतलब ओवरफ्लो हो जाता था। हाँ जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ढलान बनी हुई है ना, नीचे पानी जम जाता है, ऊपर आता नहीं है, तो प्रॉब्लम तो कोई राहत नहीं, दिक्कतें और बढ़ गई हैं। जो आपको सामान लाना है, कभी इधर कोई किसी को चोट लग रही है, कुछ हो रहा है, तो प्रॉब्लम तो है ही। गीता कॉलोनी का 18 ब्लॉक है, सामने 15 ब्लॉक पड़ता है। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, ये रोड का काम पिछले कुछ समय पहले हुआ था और मंदिर तक की तो रोड बनी, लेकिन मंदिर के आगे जो है कुछ दूरी के ऊपर एक लंबा पैसेज जो है पिछले कई सालों से लोग डिस्टर्ब हैं। थोड़ी सी बारिश होते ही वहाँ पर घुटनों तक पानी भर जाता है, इस प्रकार की स्थिति है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला तो यहीं के निवासियों ने जो है मलबा ला के और सड़क पर डाला। ये सनातन धर्म मंदिर के बाहर आप खड़े हैं और यहाँ पर नित्य प्रति रोज सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं। आज भी एक बड़ा कार्यक्रम है, एक उत्सव है और यहाँ से शोभा यात्रा निकलनी है। केवल और केवल इस सड़क के चक्कर में, इस मलबे के चक्कर में हमें यहाँ से रूट अपना चेंज करना पड़ रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी परेशानी है ये। सीवर की समस्या जगह जगह गलियों में, रोड के ऊपर सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बदबू बीमारियाँ फैलने का खतरा है। लेकिन पता नहीं कि दिल्ली की जनता जो है किस प्रकार से इस सरकार को झेल रही है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में जो है इस सरकार के लिए जो अभी ये केजरीवाल नामक प्राणी जो है, ये जिसने दिल्ली की जनता के साथ निरी ठगीबाजी की है, मुझे लगता नहीं है कि दिल्ली की जनता दोबारा ठगने के मूड में है। सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रण में रखने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत दिल्ली में OD1 लागू किया जा सकता है। बता दें, विंटर एक्शन प्लान पर ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जाएगी। इसी को लेकर CCN संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की और जाना कि क्या सरकार के कदमों से प्रदूषण कम होता है या नहीं। जनता का कहना है कि पहले के मुताबिक पॉल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। जनता ने ये भी कहा कि पहले दिल्ली सरकार पंजाब पर आरोप लगाया करती थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार खुद नियम बनाती है और पटाखे फोड़कर उन नियमों का उल्लंघन भी करती है।
ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के ये कदम सफल साबित नहीं होते। लोगों ने और कुछ क्या कहा, सुनिए। आज ये प्रदूषण पे गीत गा रहे हैं। जब तक इन्हें पंजाब हथियाया नहीं था तो ये रोज़ चिल्लाते थे, पराली के लिए कितना हंगामा मचाते थे। और अब इनकी गवर्नमेंट होते हुए पराली शुरू हो चुकी है, दिल्ली के प्रदूषण तो बढ़ना है। ये सिर्फ क्या होता है, इनको जहाँ लाभ दिखाई देता वहाँ ये चिल्लाते हैं, वरना इन्होंने ड्रामा बना लिया है। दिल्ली का जो भट्टा इन्होंने 10 साल के अंदर बैठा दिया, वो इससे पहले चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही, चाहे बीजेपी रही, चाहे कांग्रेस रही, कम से कम दिल्ली को गंदा होने से इन्होंने बचाया। इनके जब केजरीवाल बाहर आए तो इन्होंने बम पटाखे फोड़े। आपको नहीं दिखा कि तब पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में? तब इन्होंने इतना धुआं करा, इतना शोर मचाया, इतने ढोल धमाके बजाए। कोई वो बहुत अच्छा काम करके जेल से छूट के आए थे क्या? वो सिर्फ एक पैरोल पे बाहर आए थे, तब इन्होंने इतने बम पटाखे फोड़े, तब इनको पोल्यूशन नहीं दिखा। जो अब इन्हें ये राम के काम में दखल अंदाजी करते हुए और ये कहना है कि यहाँ पे ड्रोन पोल्यूशन करेगा, दिल्ली वासियों के लिए आप इतना विरोध करना अच्छी बात नहीं है। ये गोपाल राय जी, आपको मैं मैसेज देना चाहता हूँ, आप राम के काम में सब रामलीलाओं का सहयोग करिए। आप ये ऐसा कोई अलग अलग चीज़ें मत लाइए कि आपको ये पोल्यूशन करेगा, वो पोल्यूशन करेगा। आप ये देखिए कि हमारा दिल्ली में कार्यक्रम हर एक रामलीला का कैसे सक्सेसफुल और कैसे सुंदर हुए। उससे क्या फ़ायदा होता है? ये सब दिखावे की पॉलिसी है। और पेड़ लगा, वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं, पेड़ लगता है, फ़ोटो खींचता है, उसके बाद पेड़ का पता ही नहीं वो चल रहा है, उसको कोई पानी डाल रहा है नहीं डाल रहा है। इससे ज़्यादा तो जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो ज़्यादा बढ़िया काम कर रही हैं। वो पेड़ लगाती हैं तो उसकी देखभाल भी करती हैं और उसको खाद पानी सब चीज़ की देख रेख करती हैं। ड्रोन से नज़र रखने से बढ़िया तो पोल्यूशन ना हो, इस चीज़ पे ध्यान दो ना। पोल्यूशन जहाँ हो रहा है आप उस पर नज़र रख रहे हो, पोल्यूशन क्यों हो रहा है इस पर नज़र नहीं रख रहे हो आप, तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा? ये तो अगर यहाँ कुछ हो रहा है तो मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ, या हो रहा है गलत काम, लेकिन वो गलत काम क्यों हो रहा है मैं उसको रोकूँ ना। सब चीज़ उन्हें पता है, सब चीज़ वो करते हैं, पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? पता उन्हें करना, उन्होंने, हमारी कौन सी सुनवाई होती है? कोई नहीं। क्या हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें बोलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पब्लिक की सुनी कहाँ जाती है, या पब्लिक की मानता कौन है? तक जिसका डंडा उसका राज चल रहा है, ख़त्म होगी बात। हमें कौन मतलब है? हमें कोई सी मतलब नहीं है। जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो करें, हमारी मर्जी से क्या होना है बताओ? या आपकी सुनवाई होगी, मेजोरिटी आपकी हो गई, सरकार मान लेगी? आपका कहना है कि जनता पे कोई असर नहीं पड़ता? जनता पे असर नहीं, सरकार पे असर नहीं पड़ता। त्योहारों से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने सभी कैटेगरी के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन बढ़ा दिए हैं। किसी की सैलरी 18,000 से कम नहीं होगी। इसी मुद्दे को लेकर पूर्वी दिल्ली के मजदूर और मालिकों से हमारे संवाददाता ने बात की। मालिकों का कहना है कि ये श्रमिक वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर मालिक ही नहीं कमा पाएगा तो श्रमिकों को पूरा वेतन कहां से देगा। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि अगर ऐसे नियम लागू किए जाते हैं तो उनको जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जाएगा, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। मालिकों ने आगे कहा कि वेतन देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे व्यापार वाला व्यक्ति कहां से न्यूनतम आय को पूरा कर पाएगा। वहीं जब लेबर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि श्रमिकों के लिए सरकारी योजना जरूर आती है, लेकिन वो योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू नहीं होती। सरकार ने पहले भी हमारे वेतन को बढ़ाने की बात की थी, लेकिन आज भी हम पुराने वेतन पर ही काम कर रहे हैं। हमें दिन का 400 से 500 रुपए ही मिल रहा है। श्रमिक वर्ग ने इसका स्वागत किया, लेकिन ये निर्देश पूरा नहीं हो पाएगा, इसकी भी आशंका जताई है। देखिए, ये अच्छी बात है कि दिल्ली की सरकार ने दिल्ली के मजदूरों के बारे में कुछ सोचा है, परंतु अधिकांश योजनाएं जितनी भी बनती हैं सरकारी योजनाएं, वो धरातल पे आकर जो है टाइम फिश हो जाती है। मैं इसमें दिल्ली सरकार की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, इनको कहना चाहता हूं कि कृपया करके, जैसे आप की सरकार पीछे वादे करती रही और मुकरती रही, सिर्फ झूठ 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 और इसके अलावा कुछ नहीं, कृपया करके इसमें श्रमिकों की भावनाओं से खिलवाड़ ना करें। अगर आप ये श्रमिकों के लिए, जो मजदूर भाई हैं, इनके लिए अगर आप ये काम कर रहे हैं तो कृपया करके इसको धरातल पर भी लागू करें, और ईमानदारी से लागू करेंगे तो आपको शायद लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी। बहुत मुश्किल है। दिल्ली सरकार ने वैसे अच्छी सोच रखी है कि मिनिमम सैलरी जो है 18,000 रुपये मिलनी चाहिए श्रमिक को, लेकिन मेरे ख्याल से ग्राउंड लेवल पर ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो छोटा व्यापारी वर्ग है वो इतनी कमाई नहीं कर पाता कि बेचारा जो है इतनी सैलरी दे पाएगा, और इतनी महंगाई में गरीबों का इससे कम में गुजारा भी नहीं है। बेचारा किराए पे मकान ले, घर का खर्चा चलाया, राशन लाया, कैसे करेगा? लेकिन वो मालिक भी क्या करे, उसको भी तो इनकम होनी चाहिए।
तो ये तो बहुत मुश्किल काम लगता है। बाकी देखो दिल्ली सरकार कहाँ से करेगी पूरा। जी जो ये सरकार ने फैसला जो लिया है वो ठीक ही लिया है, मगर ऐसा है नहीं, और ना ही देखो एक बढ़ाने के हिसाब से वो नहीं बढ़ाया गया। एक मान लो मैं लेबर हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ, तो मेरी सैलरी के हिसाब से नहीं है वो चीज़, और ना ही मेरे समझ से नहीं हो पा रहा है। LGVK सक्सेना ने यातायात उल्लंघन करने वाले वाहनों के लिए उच्च बीमा प्रीमियम की मांग की है। यानी कि अगर आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आपको चालान तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही गाड़ी का इंश्योरेंस कराने पर ज्यादा प्रीमियम अब चुकाना होगा। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की जनता से बात की। जनता की मिलीजुली राय सामने आई है। कुछ लोगों का कहना है कि 1 या 2 बार जिनका चालान हुआ उन पर ये लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ मनचले लोग या फिर आपराधिक लोग इस तरह की हरकतों को बार बार करते हैं और नियमों का उल्लंघन करते हैं। चालान के बावजूद भी कोई सुधार नहीं करते। ऐसे में लोगों पर अंकुश लगाना सही रहेगा, लेकिन 1 या 2 चालान वालों पर इस तरह का चार्ज लगाना सही नहीं है। वहीं कई बार सड़क पर हादसे किसी दूसरी गाड़ी के कारण भी होते हैं और भुगतान दोनों को करना होता है। इस पर भी एक बार जांच करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से LG साहब का एक प्रपोजल आया है कि प्रीमियम यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी उनके साथ इनको जोड़ा जाए, तो मैं ये कहूँगा कि जो लापरवाह चालक है उनको तो आप प्रीमियम बढ़ाएं उनका, लेकिन जो अच्छे चालक हैं उनको डिस्काउंट भी दें उसमें, क्योंकि खाली लापरवाही की वजह से लोग प्रीमियम भरे ये तो ठीक है, बट जो अच्छे चालक हैं उनको भी कोई देना चाहिए इंसिडेंट कि आगे कुछ ना कुछ ऐसा दें कि उनको भी लगे कि हम लोग अच्छे हैं। जैसे गुड पे मास्टर होते हैं इनकम टैक्स में, ठीक उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को साथ LG साहब को या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को एक टाई अप करना चाहिए कि अच्छे वाहन चालकों को भी वो जब की इंश्योरेंस का प्रीमियम आता है उसमें डिस्काउंट भी दिया जाए। इंश्योरेंस के प्रीमियम जितना भी है वो डबल करना या बहुत ज़्यादा बढ़ाना वो एक समाधान, इकलौता समाधान नहीं है। दिल्ली की सड़कों में कोई कमी नहीं है, सड़कें बहुत चौड़ी हैं, सड़कें भी बहुत साफ हैं, लेकिन जो दिखता है वो है रोड सेंस। रोड सेंस के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, किस हिसाब से होना चाहिए, ये अवेयरनेस नहीं है। आए दिन हम ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ BMW हो, ऐसी गाड़ियों से ना जाने कितनी दुर्घटनाएं हुई और कितने लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। सरमाएदार लोग बच्चों को गाड़ियाँ दे देते हैं, बच्चे कभी ड्रिंक करके या अनसुलझेपन से गाड़ी चलाते हैं और वो दुर्घटना का शिकार होते हैं, और उसके बाद हम उनको बजाय शिक्षा देने के अपनी पैसे की दौलत से उनको बाहर निकाल कर आज़ाद होंगे। जो असामाजिक तत्व है जो गाड़ी चलाने से बाज नहीं आएंगे, जिन्होंने जैसे गाड़ी चलानी है उससे वैसे चलानी है। अगर सरकार ने कुछ करना है पैसे लेकर के तो गड्ढे तो भरो। इतना हम पैसा पहले भी आपको दे रहे हैं, हर समय दिए जा रहे हैं, उससे आप गड्ढे तो भर निभा नहीं पा रहे। बस आप ये सोच रहे हो आम आदमी की जेब से कैसे पैसा निकाला जाए। तो मैडम क्रॉस करते हैं तो उसके लिए पुलिस होती है, पुलिस रोकती है, पुलिस रोक करके उसका चालान काटती है। ये एक तरीका है पैसे सरकार को लेने का। ये तरीका नहीं है कि आप, चलिए मैं आपकी बात करता हूँ, आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आपका प्रीमियम मैं क्यों ज़्यादा दूँ? मेरी कहाँ गलती है? नियम है ना, पता है, 100 की बत्ती डालो चलते बनो, एक्सीडेंट करो 500 रुपये दो, पुलिस वालों चलते बनो। ये नियम है इन लोगों के। क्या ये बीजेपी गवर्नमेंट इन पहले इस पर ध्यान दे, अपने रोडों से उतारे, फिर उसे नियम की बात बाद में करना, पहले काम तो करके दिखाओ यहाँ पे कुछ। पूर्वी दिल्ली के थाना गाजीपुर की पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 30 ग्राम सोना बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आर्यन खान के रूप में हुई है। बता दें, पुलिस ने बताया कि थाना गाजीपुर में एक चोरी के संबंध में FIR दर्ज कराई गई थी, जहां शिकायतकर्ता शिखर ने बताया कि उसके घर से नकदी और सोने के आभूषण चोरी हो गए हैं। इसमें 1.5 लाख नकद भी शामिल है। मामले की जांच ASI सत्य प्रकाश को सौंपी गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया। थाना गाजीपुर के SHO की देखरेख में एक टीम को तैनात किया गया। टीम ने CCTV फुटेज की जांच के बाद एक आरोपी आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि उसने चोरी की गई संपत्ति भोवापुर गांव गाजियाबाद UP में एक सुनार को बेच दी थी। आरोपी की निशानदेही पर अशोकनगर में रहने वाले न्यू ज्योति ज्वेलर्स की एक दुकान लालू राम राठौर से पूछताछ की गई। उसने कहा कि आर्यन ने उसे गहने बेचे थे। गहनों को पिघला लिया गया है और पिघले हुए गहनों से 30 ग्राम सोने का सिक्का उसकी दुकान से बरामद किया गया। दुकानदार को मामले में शामिल किया गया। आगे की जांच जारी है।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अचानक 19 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन में मेडिकल स्टूडेंट जो अभी दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें दिल्ली के सरकारी स्वास्थ्य विभाग में 1 साल देना अनिवार्य किया गया। अब इसका जोर शोर से भी मेडिकल एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं। इसी पर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली की IMA के अध्यक्ष डॉक्टर राधा जैन और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय लेखी से बात की। उन्होंने साफ तौर पर इसका विरोध किया और कहा कि अगर सरकार ये निर्देश जारी रखती है तो कहीं न कहीं मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है। डॉक्टरों का कहना है कि इससे सुसाइड दर बढ़ेगा। बच्चों पर कहीं ना कहीं ये सरकार का दबाव देखा जा रहा है। कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर किसी बच्चे का नीट एग्जाम क्लियर हो जाता है, वह सरकारी पढ़ाई में पढ़ना चाहता है, तो उनको 15 से 20 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। मिनिमम से मिनिमम अगर कोई करेगा तो इट इज़ 8.5 ईयर्स है ना। 8.5 ईयर्स ये मिनिमम है और 2-4 महीने एग्ज़ाम इधर उधर हो गए तो 9 ईयर्स तो मिनिमम हो गया। अगर आप फर्स्ट ईयर जैसे एग्ज़ाम देते देते MBBS के बाद अगर आपका PG में एडमिशन नहीं होता तो 1-2 साल और लग जाता, तो 9-10 साल का एवरेज आप मान के चलिए कि आपको MD करते करते निकल ही जाता है। इसके बाद आजकल सुपर स्पेशलाइजेशन भी चालू हो गया है, तो उसमें भी 3 ईयर्स लगते हैं। और जो ये प्रक्रिया है हमारी, इतनी लॉन्ग प्रक्रिया है, इसमें ये बहुत ही टायरिंग शेड्यूल होता है। बच्चों की स्टडीज़ का भी बहुत टायरिंग होता है और जो MD कर रहे होते हैं या जो भी कोर्सेज होते हैं वो भी काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है। वो आपको पता ही है कि आज के टाइम पे बच्चे कितनी सुसाइड कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सफदरजंग में एक रेडियोलॉजी के फर्स्ट ईयर PG ने सुसाइड किया है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर। तो ये सब इतनी लंबी प्रक्रिया, इसके बाद आप फिर 2 साल का ये लगा देंगे, ये 1 ईयर का बॉन्ड लगा देते हैं। सपोज़ कोई बच्चा बाहर से पढ़ने के लिए आया है, वो अब सोचता है कि MBBS करके मैं अपने नेटिव प्लेस चला जाऊंगा या जहाँ कहीं पर भी, तो आप वो अगर उसको नेटिव प्लेस पे जाना है इंटर्नशिप करने के बाद, उसको ही हैज़ टू गिव 15 लाख रुपीज़। कहीं से पास करके दिल्ली में अगर वो करना चाहता है अपनी जूनियर रेजिडेंसी या सीनियर रेजिडेंसी और उसी दौरान में उसका नीट क्लियर हो जाता है, नीट PG क्लियर हो जाता है, तो जूनियर रेजिडेंट आगे अपनी स्टडी करने के लिए वो जॉब छोड़ के नहीं जा सकता या उसको 15 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर कोई सीनियर रेजिडेंट है, वो PG करने के बाद सीनियर रेजिडेंसी कर रहा है और उसको DM मिल जाता है या उसको आगे सुपर स्पेशलिटी की कोई ब्रांच मिल जाती है, तो वो डॉक्टर भी अपनी ब्रांच को छोड़ के, अपनी सीनियर रेजिडेंसी को छोड़ के नहीं जा सकता या उसको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर सरकार ने इस प्रकार के ऑर्डर निकालने, ये हम समय समय पे बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि ना तो कोई भी सरकार, चाहे वो दिल्ली की सरकार है चाहे वो देश की सरकार है, कभी भी स्टेक होल्डर्स मतलब IMA की एसोसिएशंस हैं, FOMA की एसोसिएशन है, FEMA की एसोसिएशंस हैं, क्यों नहीं बात की जाती। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।